मेरा शौहर दुबई रहता था। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे जज्बात मुझे चैन नहीं लेने देते थे। रातों को नींद नहीं आती थी। एक बार ज्यादा ही बेचैन हुई तो अपनी एक नंगी तस्वीर अपने शौहर के नंबर पर सेंड कर दी, लेकिन वो तस्वीर गलती से जेठ के नंबर पर चली गई। उसने मेरी तस्वीर देखी तो अपने होश खो बैठे। वो मेरे कमरे में आए और मुझे पूरी रात। आज मेरा दिल ज्यादा ही बेचैन हुआ तो मैंने अमान को कॉल लगा दी। मैंने पूछा कब आओगे अमान, क्योंकि उससे दुबई गए काफी वक्त हो गया था। तो अमान कहने लगा मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ महीने और लग जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हुई थी। मैंने कहा आखिर तुम पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते। कहने लगा फातिमा समझने की कोशिश करो, हमारे घर के हालात तभी अच्छे हो सकते हैं जब मैं मेहनत करूंगा, और मैं इस तरह छुट्टियां ले लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। अगर अपने खर्चे पर पाकिस्तान वापस आ भी जाऊं तो इतना पैसा लग जाएगा कि हमारा सारा बजट बिगड़ जाएगा। कंपनी की तरफ से छुट्टियां मिलेगी और वही मुझे पाकिस्तान भेजने का खर्चा भी उठाएंगे। मेरी छुट्टियों के पैसे भी नहीं काटेंगे। अमान मुझे अपनी परेशानी बता रहा था। मेरा दिल उदास हो गया, लेकिन मैं फिर भी जिद करने लगी कोई बात नहीं, अपना पैसा लगा कर और छुट्टियां लेकर आ जाओ। अमान कहने लगा इतना पैसा आने में लगा दूं तो घर कैसे चलेगा, कुछ महीने इंतजार कर लो। अमान की बात सुनकर मैं चुप हो गई। शादी के 1.5 महीने बाद ही अमान दुबई चला गया था और अब हमारी शादी को 2 साल होने वाले थे और मैं उसका इंतजार करते करते पागल हो रही थी। नई नई शादी को एंजॉय करने के मेरे सारे ख्वाब टूट कर रह गए थे। कितने ख्वाब सजाए थे मैंने कि मैं अपने शौहर के साथ हर जगह घूमने जाऊंगी, हम प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे, हर रात अमान की बाहों में गुजरेगी। लेकिन सारे ख्वाब कांच की तरह टूट कर बिखर गए थे। अमान भी दुबई से अपनी बेताबियां बेकरारियां बताता रहता था। हर बार यही बात करता कि अब मैं नहीं रह सकता, बस जल्दी ही पाकिस्तान आ जाऊंगा। तो मुझे भी उम्मीद होने लगती थी कि जल्दी ही अमान वापस पाकिस्तान लौट आएगा। मगर इंतजार करते करते 2 साल का वक्त कैसे गुजर गया था और अमान भी अभी तक वापस नहीं आया था। वो हर बार कोई नया बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता कि फातिमा बात समझने की कोशिश करो, मेरे लिए भी आसान नहीं है तुमसे और घर वालों से इतना दूर रहना, मगर परदेश में रहने वालों के लिए कमाई करना आसान काम नहीं होता। मालिकों की बात मानना पड़ती है। अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो नौकरी से निकालने में देर नहीं लगाते। तुम्हें तो पता है आजकल कितनी बेरोजगारी फैली हुई है, इन्हें वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। मुझे निकाल देंगे तो उन्हें कोई दूसरा वर्कर मिल जाएगा, लेकिन मेरी तो नौकरी जाएगी। तुम खुद ही सोचो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। जब छुट्टी ना मिले तो कैसे आओ। मैं तो शादी के बाद से अमान से अलग ही रह रही थी, जैसे तैसे अपने दिल को समझाकर वक्त काट रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे लिए अपने शौहर के बगैर रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि मेरी और अमान की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे सारे जज्बात मेरे शौहर अमान के लिए ही थे। और 1.5 महीने में जो प्यार अमान ने मुझे दिया था, मैं तो उसकी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी थी। उसके बिना एक पल भी रहने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अमान शादी के 1.5 महीने बाद ये कह कर चला गया कि जल्द ही लौट आऊंगा और हम अपने एक अलग ठिकाना बनाएंगे। ससुराल वालों की खिदमत करके अब मेरा दिल भर चुका था। अगर दिल अंदर से खुश हो तो ससुराल वालों की खिदमत करने में भी मजा आता है। लेकिन ना शोहर मेरे साथ और ना ही उसकी मोहब्बत। उनकी खिदमत करके नुकरानी बनी बैठी थी। कभी कभी अपनी माँ के घर जाकर अपने बाप से भी लड़ जाती कि ये कैसी शादी है जिसमें शोहर साथ ही नहीं रहना चाहता, उसे बस कमाने की फिक्र है, बीवी की परवाह नहीं कि वो कैसे रह रही है। मैं शादी के बाद मुश्किल से 1.5 महीने तक ही अमान के साथ रही थी। अब तो ऐसा लगता है कि मैं अब तक कवारी हूँ। मेरा शौहर भी दूर बैठा मेरे लिए उदास होता था, लेकिन उसके उदास होने से मेरी परवाह करने से क्या फायदा जब वो मेरे करीब ही नहीं रहता था। वो मुझसे कहता मुझे अपनी तस्वीर दिया करो, तुम्हें देखकर अपनी थकान उतार लेता हूँ। कभी वीडियो कॉल करता, मेहमान को देखकर रोने लगती तो वो मुझे तसल्ली देने लगता कि कोशिश करता हूँ अगले हफ्ते तक आज छुट्टी मिल जाए तो मैं घर आ जाऊंगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। अमान मुझे एक नई उम्मीद दिलाकर अगले हफ्ते तक फिर से मेरा दिल तोड़ देता था, ये कहकर कि छुट्टी नहीं मिल रही। अमान के जाने के बाद मैंने खुद को सजाना संवारना छोड़ दिया था, लेकिन अमान को मेरी उदासी की परवाह थी। जब भी फोन पर वीडियो कॉल करता मेरे खराब हुलिये को देखकर उसका दिल भी उदास होता। कहता फातिमा ये क्या हालत बना रखी है तुमने, ऐसा लगता है बरसों की बीमार हो। खुद को सजाया बनाया करो, अपनी नई नई तस्वीरें बनाकर मेरे पास भेजा करो।
उसकी फरमाइश पर मैं अब खुद को थोड़ा बहुत सजाने संवारने लगी थी, तैयार होने लगी और अच्छी अच्छी तस्वीर खींचकर अपने अमान के पास भेजने लगी थी। अमान मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो जाता था, तारीफ करने लगता तो मैं शर्मा जाती। मैं तो वैसे भी अपनी तारीफ की बड़ी ही शौकीन थी, खूबसूरती भी बहुत थी मुझ में और बचपन से ही मुझे अपनी तारीफें सुनने का बड़ा शौक रहा था। अब भी जब अमान मेरी तारीफ करता तो मैं अपने सारे दुखों को भूल जाती, उसके जुमले पर मेरा दिल झूम उठता। मगर मेरी सास को मेरी ये मुस्कुराहट भी रास नहीं आई थी। एक दिन मुझे बुलाकर बोली, तुम्हारा शोहर तो घर पर नहीं रहता, तुम किसके लिए इतना तैयार होने लगी हो? मैं एकदम से बुखला की मैंने कहा, अम्मी जी वो अमान वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो मुझे उजड़े हुए होलिये में देखकर शिकायत करते हैं, इसलिए उनके कहने पर खुद को थोड़ा सजा सवार कर रखती हूँ। मेरी सास बड़ी पुराने ख्याल की थी और अमान का मुझे यूं प्यार जताना मेरी सास को एक आंख नहीं भाता था। माथे पर बल डालकर कहने लगी, तो अमान दिन में एक बार वीडियो कॉल करता है, लेकिन तुम तो पूरा दिन सजी सवरी फिरती रहती हो, क्या जरूरत है इस तरह घर में घूमने की? घर में जवान देवर है, जेठ है, इस तरह सजी सवरी घूमोगी तो उनका ध्यान तुम्हारी तरफ खींचेगा, थोड़ा ख्याल किया करो। मैं चुप हो गई। मेरे एक देवर और एक जेठ था। अमान अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था, मगर इस घर में मैं पहली बहू थी। मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की थी। सास ने बताया कि वो औरतों से बहुत नफरत करता है। उसकी मंगनी हुई थी, मगर उसने शादी से कुछ टाइम पहले ही अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़ दी थी। मुझे ये बात अजीब लगी थी, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरी अपनी क्या कम परेशानी थी जो मैं दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती। शोहर पास नहीं था और सास की पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब से सास ने तैयार होने से रोका था, मेरा मूड अब और भी खराब रहने लगा था। अब अमान की कॉल आती तो मैं रो पड़ती कि अब तो तुम्हारी माँ ने मेरे तैयार होने और सजने संवरने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये सुनकर अमान भी मुझे समझाने लगा। बोला, तो कोई बात नहीं, माँ ठीक कहती है, तुम मेरी बीवी हो, मेरी मौजूदगी में तैयार हो तो ज्यादा अच्छी बात है। घर में मेरे जवान भाई अगर तुम्हें इस तरह तैयार देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करो, मैं रात को वीडियो कॉल करता हूँ, रात को ही खुद को तैयार रखा करो और सुबह सादा से हुलिये में घर में रहा करो। अमान की सोच पर भी मुझे दुख हुआ था, उसे भी मुझ पर यकीन नहीं था। मैं हल्का फुल्का मेकअप करती तो मेरी सास मुझे टोकने लगती थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, मेकअप करती तो और भी ज्यादा निखर जाती थी। और ये सच भी था, मेरे देवर और जेठ की नजर मेरी तरफ उठ ही जाती थी और मेरी सास को भी ये डर था कि कहीं शोहर की गैर मौजूदगी में मैं बहक ना जाऊं, क्योंकि मैं भी जवान लड़की थी, नई नई शादी हुई थी। एक कुदरती ख्वाहिश होती है शादी के बाद लड़की का अपने शोहर के साथ रहना, और जब शोहर बीवी की ख्वाहिशात को पूरा ना कर पाए तो उसकी बीवी इधर उधर बहक सकती है। और शायद यही डर मेरी सास को बैठा हुआ था। मैं फैंसी सूट पहनती तो मेरी सास मुझे फौरन रोक देती, कहती कि इस तरह का सूट पहनना क्या तुक है, सादा सूट पहनकर सर पर दुपट्टा डाला करो और कोई ज़रूरत नहीं है इतना फुल मेकअप करने की। घर में जवान लड़के रहते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हारी लापरवाही तुम्हें एक दिन नुकसान में डाल देगी। तुम्हारी शादी हो गई है तो ये मतलब नहीं कि तुम जो मर्जी चाहे करती फिरो। शादीशुदा लड़की को भी एहतियात से रहना चाहिए। शादी का मतलब ये नहीं होता कि लापरवाही से रहना शुरू कर दो। मैं परेशान हो जाती थी। मुझे तो शादी से पहले ही तैयार रहने का शौक होता था। मैं खूबसूरत थी, खुद को तैयार करके रखती थी। अब शादी के बाद सास मना करने लगी, शोहर को शिकायत लगाती तो वो भी कहते कि माँ ठीक कहती है। तो मैं अमान को कहती कि मुझे मायके में रहने की इजाजत दे दो ताकि मैं खुलकर जी तो सकूं। लेकिन अमान इस बात पर भी राजी नहीं होता था। कहता, मेरे खानदान वाले उल्टे मिजाज के लोग हैं, अगर तुम मायके में जाकर बैठ गई तो वो और भी बातें बनाएंगे कि शोहर परदेश में पड़ा है और बीवी मायके में जाकर अय्याशियां कर रही है। तुम मेरी बीवी हो और मेरे घर पर मेरी माँ के साथ रहो, मेरी माँ का ध्यान रखो। मैं तो अब बोर सी हो गई थी, अजीब रूखी फीकी सी जिंदगी गुजार रही थी। अजीब से लोग थे ये, मैं बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। मुझे ये सब बुरा लगता था। शोहर से तो की मोहब्बत थी, क्योंकि वो था ही मोहब्बत करने के लायक, बेहद खूबसूरत हैंडसम नौजवान लड़का था, मगर उसके घर वालों से मुझे बहुत उलझन होती थी। सादा सहूलिये में और फीके फीके रंग के कपड़े पहनकर मैं वक्त से पहले अपने आप को बूढ़ा समझने लगी थी। मुझे लगता है कि मेरी सास बेकार में ही मुझ पर पाबंदियां लगाती है, क्योंकि मेरा जेठ तो औरतों में दिलचस्पी ही नहीं रखता था। अपनी मंगेतर को भी छोड़ चुका था। मेरी सास ने बताया कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे जेठ को ही लड़कियों से क्या उलझन थी कि मंगनी के 1 महीने बाद ही रिश्ता तोड़ लिया और दोबारा शादी नहीं की थी। मेरा देवर भी बहुत ही सादा मिजाज का लड़का था, बस अपने आप में रहने वाला। सुबह घर से निकलता तो रात को ही वापस आता था और फिर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता, ना कोई गैर जरूरी बात करता, ना कमरे से बाहर निकलकर बैठकर टाइम पास करता था। और वैसे भी
उसकी भी मंगनी हो चुकी थी मगर शादी उसी लिए रुकी हुई थी। मेरी सास उसकी शादी से पहले मेरे जेठ की शादी करना चाहती थी क्योंकि मेरे जेठ सब भाइयों में बड़े थे और मेरी सास उसकी शादी करके उस फर्ज से भी आज़ाद होना चाहती थी। खानदान वाले भी उंगलियां उठाने लगे थे कि आखिर इसमें ऐसी क्या कमी है कि वो शादी नहीं कर रहा। अब तो लोग उल्टी सीधी बातें भी बनाने लगे थे कि ज़रूर लड़का शादी के लायक नहीं है तभी वो शादी नहीं कर रहा। हालांकि मेरा जेठ अच्छा भला सेहतमंद था, न जाने क्यों उसे औरतों से उलझन होती थी। अब तो मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरे जेठ के अंदर मर्दाना ताकत की कमी है और वो औरतों को खुश नहीं कर पाएगा, इसलिए वो शादी नहीं करता। और ये अच्छा ही था कि दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा वो शादी ही ना करे। पता नहीं क्यों मेरी सास इस बात को नहीं समझती थी और उसके पीछे पड़ी रहती कि अच्छा शादी कर लो, अच्छा कमाता था, पहले मेरे शोहर के साथ दुबई में ही रहता था मगर अब पाकिस्तान आकर रहने लगा था। मैं अमान को हर बार उसके बड़े भाई की मिसाल देती कि वो तो गैर शादीशुदा है फिर भी घर पर रहता है। अमान आपको चाहिए था कि शादी के बाद पाकिस्तान में ही कोई नौकरी तलाश कर लेते। अजीब इंसान था अमान भी, अपनी बीवी को घर पर अकेला छोड़कर वहां मेहनत मजदूरी कर रहा था और मैं यहाँ हर वक्त अपना दिल जलाती रहती थी। अमान को कोई परवाह ही नहीं होती थी। मैं जब ज्यादा ही परेशान हो जाती तो मैं कहती अमान बस अब वापस आ जाओ, मेरा सब्र जवाब देने लगा है। मेरे लड़ने पर वो मुझे फिर समझाने बैठ जाता कि थोड़ा सब्र और कर लो फातिमा, बस थोड़े से पैसे जमा कर लूं ताकि मैं पाकिस्तान आकर कोई छोटा मोटा सा काम शुरू कर सकूं और हमें मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। मुझे भी ये तन्हाई काट खाने को दौड़ती है, तुम्हारी याद आती है तो रातों को नींद नहीं आती, लेकिन मैं दिल को समझा लेता हूँ कि बस कुछ ही दिन की दूरी है, हम कभी जुदा नहीं होंगे। मेरे ससुराल का सिस्टम भी बड़ा ही अलग था। मेरा देवर भी कमाता और अपना खर्चा खुद करता और बाकी बची हुई अपनी सेविंग कर लेता था। मेरा जेठ जो कमाता उससे घर के खर्चे चलते थे, लेकिन जो अमान भी पैसे कमाता वो सब अपने माँ बाप को भेजता ये कहकर जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो कोई अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता था। अमान को चाहिए था कि वो अपना पैसा अपने पास सेव करता क्योंकि घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा जेठ अच्छे भले पैसे कमा रहा था और घर के खर्च भी हो रहे थे, फिर भला सारा पैसा अपने माँ बाप के हाथ में देने का क्या तुक था। अमान को मैं कई बार दबे लफ्जों में कह भी चुकी थी कि आप सारा पैसा मेरे अकाउंट में भेज दिया करी। मेरी बात सुनते ही अमान भड़क उठा था, कहने लगा तुम अभी से तेरा मेरा करने लगी हो, मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं हूँ। अमान की इस बात में खामोश हो जाती। खैर सास के मना करने पर मैंने सजना सवरना छोड़ दिया था, लेकिन मैं अपने जज्बातों का क्या करती। जब भी रात को सोने के लिए लेटती थी तो मुझे अमान की बहुत याद आती थी। मेरे जज्बात बहकने लगते तो मैं तकिया अपने सीने से दबोच लेती। अमान की बाहों में सोने के लिए तड़पने लगी। तंग आकर मैं बाथरूम में नहाने चली जाती और जब कपड़े उतारती तो अपना बदन देखकर मैं और भी ज्यादा बहकने लगती थी। अब मुझे अजीब सी आदत होने लगी थी। मैं जब भी नहाने जाती तो अपनी तस्वीरें बना लेती और उन्हें देखकर पता नहीं क्यों मैं खुश होती रहती थी। अब तो ये आदत मेरी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मैं ज्यादातर वक्त अपने बाथरूम में ही गुजारने लगी थी और नहाने के बीच अलग अलग पोज में अपनी तस्वीरें बनाती रहती थी। अब तो मेरा दिल मेरे बस से बाहर होता जा रहा था। फिर एक दिन जज्बातों में भरकर मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो शरीफ औरतें ऐसा बिल्कुल नहीं करती, मगर मैं अपने खूबसूरत बदन की तारीफें सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरा शौहर मेरी इस खूबसूरत से फिगर की तारीफ करे और इसलिए ये काम करते हुए मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये कदम मेरी जिंदगी में क्या तूफान मचा कर रख देगा। मेरी सास हर वक्त मेरे ऊपर निगाह रखती थी। मैं ज्यादातर कमरे में बंद रहती या बाथरूम में ज्यादा वक्त गुजारती तो मेरी सास को खटकने लगा था। वो अक्सर मुझसे सवाल करने लगती और मुझे देखकर उनके चेहरे के तासुरात अलग हो जाते। एक दिन मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैं एकदम से घबरा गई। मोबाइल के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं था। अपनी तस्वीर बनाने का जो मुझे नया नया शौक था वो शौक मुझ पर कुछ ज्यादा ही हावी हो चुका था और उसके बिना मैं एक दिन भी रह नहीं सकती थी। मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान पर देना पड़ा और मेरे मोबाइल में तो मेरी ऐसी ऐसी तस्वीर थी अगर कोई देख लेता तो मैं बदनाम हो जाती। अमान का मेरी सास के नंबर पर फोन आया तो मैंने अमान को मोबाइल खराब होने का बताया। अमान बोला तुम फिक्र मत करो, बड़े भैया वैसे भी घर के सब मोबाइल अपने दोस्त की दुकान पर जाकर खुद ही ठीक करा लाते हैं, तुम भी सुहेल भैया को फोन दे दो, वो तुम्हारा फोन ठीक कर देंगे। मुझे भी थोड़ा सुकून हो गया था कि चलो मेरा जेठ इस टाइप का मर्द नहीं है कि वो मेरे मोबाइल में ताकत झांकी करेगा। सुबह के वक्त मैंने अपने जेठ को फोन दिया था और वो शाम को ही ठीक करवा के ले आया था। मैं जेठ के कमरे से मोबाइल लेने गई तो सास ने मुझे जेठ के कमरे से निकलते देख लिया और वो एकदम से घबरा गई। मुझे बुलाकर सवाल करने लगी कि तुम सुहेल के कमरे में क्यों गई थी।
मैंने उन्हें कहा, माँ जी मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और वही ठीक करवाने को दिया था, वही लेने गई थी, मगर पता नहीं मेरी सास को हर वक्त मुझ पर शक क्यों रहता था। मेरी सास मुझे समझाने लगी कि लड़कियां शादी के बाद शौहर के बगैर भी गुजारा कर लेती है। घर को चलाने के लिए शौहर परदेश में जाकर पैसे कमाते हैं तो वो लड़की अपने ससुराल में रहकर ही अपने शौहर का इंतजार करती है और खुद को अपने शौहर के लिए संभाल कर रखती है, अपनी इज्जत को महफूज रखती है। तुम अपना ख्याल रखा करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। औरत की इज्जत कांच की तरह होती है और एक बार इसमें दरार आ जाए तो फिर वो दरार कभी भरती नहीं है। गैर मर्दों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि गैर मर्द गैर ही होता है। तुम्हारा जेठ भी आखिर तुम्हारे लिए गैर मर्द है और जवान है, इससे ज़्यादा फ्री मत हुआ करो, दूरी बनाकर रखा करो। मुझे अपनी सास की ये नसीहत बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मैं चुप रही। मेरी सास की अगली बात मुझे घबराहट में डाल गई थी। वो बोली, तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगी हो, कभी तुम सज सवर कर कमरे से बाहर आ जाती हो, कभी तुम्हें कमरे में बंद होने की जल्दी होने लगती है, नहाने चाहती हो तो घंटे बाथरूम में बंद रहती हो। मैं खुले मुंह अपनी सास को देखने लगी। मेरी सास इतनी छोटी छोटी सी बातें भी महसूस कर रही थी। मैं हैरान हुई थी, आखिर मेरी सास को मुझसे मसला क्या था। मेरी कोई भी बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन सच तो ये था कि मेरी सास ने दुनिया देखी थी। वो एक समझदार औरत थी, उन्हें मेरे अंदर बदलाव महसूस हो रहे थे, इसलिए वो मुझे समझती थी। उन्हें पता था कि मैं एक जवान लड़की हूँ और कहीं भी मैं राह से भटक ना जाऊं, क्योंकि मैं अपने शौहर के बगैर रह रही थी और शायद अब वो समझने लगी थी कि मुझसे शौहर के बगैर रहा नहीं जाता। लेकिन मैंने अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। मगर एक दिन अम्मा ने मुझे बताया कि माँ अब हर वक्त जिद करने लगी है, सारा काम छोड़ो और पाकिस्तान आ जाओ। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, पहले तो खुद ही कहती थी कि इतना पैसा जमा कर लो कि खुद का कारोबार शुरू कर लो, फिर पाकिस्तान आकर सेटल हो जाना, लेकिन अब वो कहती है कि सारा काम छोड़ दो, पाकिस्तान आकर बैठ जाओ और यहीं कोई नौकरी तलाश कर लो। अमान की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी और अमान की अगली बात पर तो मेरा जी चाह अपना सर पीट लूं। मेरी सास ने अमान को ये भी कहा था कि फातिमा धीरे धीरे मरीज बनती जा रही है, पता नहीं वो कैसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। इससे पहले कि तुम कोई बड़ा नुकसान उठाओ, पाकिस्तान जल्दी लौट आओ। अमान मुझसे सवाल करने लगा, तुम सारा सारा दिन क्या करती रहती हो कि माँ जी भी अब डरने लगी है। अब मैं अमान की बात का क्या जवाब देती। शर्मिंदगी से मैं जमीन में गड़ गई थी। मेरी सास शायद मेरा राज जान चुकी थी। मैंने रोते हुए अमान से कहा, तुम्हारी माँ मुझे कमरे से निकलने से रोकती है, क्योंकि घर में जवान देवर और जेठ रहते हैं। अब मैं कमरे में बंद रहने लगी हूँ, तब भी तुम्हारी माँ मुझ पर शक करने लगी है। मैं अकेले कमरे में पड़ी रहती हूँ, कोई गुनाह नहीं करी, मुझे बता दो फिर मैं क्या करूँ। ना घर में सज सवर कर घूमूं, ना मायके में रहूं, ना कमरे में बंद रहूं, आखिर करूं तो क्या करूं। मैं गुस्से से फट पड़ी थी। गुस्से की तेज तो मैं शादी से पहले ही थी। मेरी माँ भी मेरी इस बात से डर जाती थी कि गुस्से में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, जो मुंह में आता बदतमीजी कर जाती थी। और शादी के बाद शौहर की दूरी ने तो मुझे और भी चिड़चिड़ा बना दिया था और फिर मेरे दिल में चोर था, इसलिए मैं डर भी गई थी और चलाकर अपने आप को सही साबित करने लगी थी। मेरे रोने पर, चीखने चलाने पर अमान कुछ घबरा के और सफाइयाँ देने लगा, कहने लगा, मेरी माँ को कोई गलत फहमी हो गई है, सादा मिजाज की औरत है, इसलिए छोटी छोटी सी बात को महसूस करती हैं, उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। मैं अमान से लड़ने लगी और कहने लगी, तुम फिर जल्दी से पाकिस्तान आ जाओ या फिर मुझे मेरे मायके भेजो, अब मेरा इस घर में दम घुटता है। अमान भी परेशान हो गया था तो वो अपनी माँ को फ़ोन करके मना करने लगा कि फातिमा पर रोक टोक मत किया करें, वो पहले ही मेरे बिना परेशान रहती है, तन्हाई का शिकार है। और फिर इस दिन के बाद से मेरी सास ने मुझे रोक टोक करना छोड़ दिया था, मगर उनकी नज़रें अभी हर वक्त मेरे आसपास घूमती रहती थी। मुझे सास के बदलाव पर हैरत हुई थी। 2 सालों में अपनी सास को इतना तो मैं समझ गई थी कि वो किसी के पर्सनल मामलों में दखल नहीं देती थी। मैं भी जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, मेरी सास ने हमेशा मुझसे प्यार भरे अंदाज में ही बात की थी, लेकिन अब मेरे सास का मुझ पर हर वक्त बातें बनाना और मुझ पर शक करते रहना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी सास सोने से पहले गिलास दूध पीती थी, वही देने में अपनी सास के कमरे में गई, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गई, क्योंकि अंदर से जो बातें हो रही थी उन आवाज़ों पर मेरा नाम भी शामिल था। अपना नाम सुनकर ही मैं दरवाजे पर रुक गई थी। मेरा जेठ और सास कमरा बंद करके बातें कर रहे थे और वो जो बातें वो कर रहे थे वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। दिल चाहा जेठ का गिरेबान पकड़ लो, वो इतना गिरा हुआ इंसान था, लेकिन
लेकिन मैं बेकार का झगड़ा मोल लेना नहीं चाहती थी। अपने कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गई। मैं उन बातों को सोच सोच कर पागल हो रही थी। मैं तो अपने जेठ को बहुत ही सादा सा इंसान समझती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह इस किस्म का मर्द था। शर्मिंदगी से मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे अपने शोहर को बताते हुए भी शर्म आ रही थी। उस रात पूरी टेंशन में निकल गई थी और इस टेंशन में अपना मोबाइल खोल कर बैठ गई और अपनी तस्वीरें देखने लगी। दिल में ऐसे ही शरारत हुई कि ऐसे ही सेक्सी सी तस्वीर अमान को भेज देती हूँ, और अगले ही पल मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सेक्सी कपड़ों की तस्वीर अमान के नंबर पर सेंड कर दी। मगर अगले ही पल मेरा सांस सीने में ही रुक गया था, क्योंकि गलती से मैंने वो तस्वीर अपने जेठ के नंबर पर सेंड कर दी थी। मैंने वक्त देखा, रात 1 बज रहा था। मैंने सोचा इस वक्त तो मेरा जेठ सो रहा होता है, लेकिन मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर मेरा जेठ जाग जाता तो मेरी तस्वीर देख लेता और फिर मैं उससे तो नजरें मिलाने के काबिल ना रहती। मेरी तस्वीर ऐसी नहीं थी कि कोई गैर मर्द उसको देखता। मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करूं। परेशानी से मैं अपने कमरे में टहलने लगी, सोच सोच कर पागल हो रही थी। अब क्या करूं? रात के वक्त अपने जेठ के कमरे में चाहती तो मेरा तमाशा बन जाता। हालांकि मैंने अपनी तरफ से वो तस्वीर डिलीट कर दी थी, लेकिन मुझे फिर भी डर था कि कहीं वो तस्वीर मेरे जेठ के फ़ोन में सेव ना हो गई हो, क्योंकि आजकल तो ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि डिलीट मैसेजेस भी आराम से देखे जा सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जेठ के कमरे में जाकर उसका मोबाइल उठाकर उस तस्वीर को डिलीट कर दूं, लेकिन मैं ऐसा करती तो मेरा जेठ मुझे गलत लड़की समझ लेता। फिर मैंने डरते डरते कमरे से बाहर झांका। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सब अपने कमरों में सुकून से सो रहे थे। मेरी तो नींदें उड़ चुकी थी। जब तक मैं अपने जेठ के मोबाइल से अपनी तस्वीर डिलीट ना कर लेती मुझे चैन ना आता। मैं अपने कमरे से बाहर आई और दबे पाँव अपने जेठ के कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरी सास या ससुर ने देख लिया तो मुझ पर शक करेंगे। मैं आहिस्ता से दबे पाँव जेठ के कमरे में पहुंची तो वहां भी अंधेरा छाया हुआ था। मेरा जेठ अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। मैं बड़े ही एहतियात अंदाज से चलते हुए बेड की साइड वाली मेज के करीब पहुंची। खुशकिस्मती से मोबाइल वहीं पड़ा था। मैंने मोबाइल उठाकर खोला तो उस पर फिंगरप्रिंट लॉक था। अब मैं क्या करती? मैं अपने जेठ को देखने लगी, थोड़ी सी कोशिश करने पर मेरे लिए वो लॉक खोलना आसान हो सकता था। मैंने नींद में पड़े अपने जेठ का अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन से लगाया तो फौरन ही मोबाइल का लॉक खुल गया। मैंने जल्दी से हाथ चलाते अपनी तस्वीर डिलीट करके तस्वीर का फोल्डर खोला, मगर वो खोलते ही मेरे सर पर पूरे घर की छत गिरी थी, क्योंकि मेरे जेठ के मोबाइल पर मेरी वही एक तस्वीर नहीं बल्कि न जाने कितनी तस्वीर और वीडियोस थी, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये वही सारी तस्वीरें और वीडियोस थी जो मैं अकेले में बनाया करती थी, और इन तस्वीरों को अपने अलावा मैं किसी और को दिखाने के बारे में सोच भी ना सकती थी, क्योंकि वो तस्वीर ऐसी नहीं थी कि मेरे अलावा या मान के अलावा उन्हें कोई तीसरा भी देखता। मैं फटी फटी आंखों से अपने जेठ का मोबाइल देख रही थी। मेरे हाथ पूरी तरह कांपने लगे। तस्वीरें देखकर मुझे एक पल लगा था ये पहचाने में कि मेरे जेठ ने वो तस्वीरें कहां से हासिल की थी। अपना राज खुल जाने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो ये सोचकर जेठ के कमरे में आ गई थी कि जेठ को औरतों में दिलचस्पी ही नहीं है, मुझे भी कोई खतरा नहीं होगा। मगर यहाँ तो मेरे जेठ का मोबाइल मेरी तस्वीरों से भरा पड़ा था। मेरे जेठ की जो हकीकत मुझ पर खुल रही थी, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। उस दिन मेरी सास के कमरे में बैठकर मेरी सास के कान भर रहा था कि आपकी बहू कमरे में बंद होकर गलत काम करती है, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है, न जाने ये लड़की किन चक्करों में पड़ी है। माँ, आपने गलत लड़की को चुन लिया है। आपने लड़की की खूबसूरती के साथ साथ उसके किरदार की भी अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। उस वक्त मैं अपने जेठ के अल्फाज सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे गुस्सा भी बहुत आया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा जेठ मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरा जेठ मेरे बंद कमरे और बाथरूम की सारी हकीकत जान चुका था। लेकिन अब उसके मोबाइल में अपनी तस्वीरें देखकर मैं सब जान गई थी कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मेरा दिल अब डर से कांपने लगा था। अभी मैं वो तस्वीरें डिलीट करना ही चाह रही थी कि तभी जेठ नींद से जाग गया। मुझे अपने कमरे में देखकर हैरान हुआ। मेरे हाथ में अपना मोबाइल देखा तो झपट कर उसने मोबाइल मेरे हाथ से ले लिया। गुस्से से बोला, मेरे कमरे में इस वक्त तुम क्या कर रही हो? मुझे जेठ पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी तस्वीरें क्यों बनाई? मैं इस घर की बहू हूँ, कैसे बेगैरत मर्द हो, अपनी भाभी की ऐसी तस्वीरें मोबाइल में रखी हुई है। मेरा जेठ मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा था, फिर कहने लगा, मैंने कोई तस्वीर नहीं बनाई,
तुम अपने कमरे में होती हो, कैसे मैं तुम्हारी तस्वीर बना सकता हूँ? ये तस्वीरें तुमने खुद बनाई है, बल्कि तुमने ही मुझे दी है। मुझे अपने जेठ के सफेद झूठ पर गुस्सा आया था। मैं भला उसे अपनी ऐसी तस्वीरें क्यों भेजूंगी? मैंने कहा, देखो अच्छा, जैसे भी हुआ जो भी हुआ, अब ऐसा करो, ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी। लेकिन मेरे जेठ ने बड़े लापरवाह से अंदाज से टेबल पर रखे गिलास में पानी डाला और गट गट कर पीने लगा। मुझे उसके इस अंदाज पर गुस्सा आया था। मैंने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अभी के अभी मेरे सामने सारी तस्वीरें डिलीट करो। लेकिन मेरे जेठ ने जो कहा, मैं हैरान रह गई। कहने लगा, मैं ये तस्वीरें डिलीट नहीं करूंगा। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं नजरें चुरा गई थी। बोला, तुम जानती भी हो कि ये तस्वीरें मैंने कहाँ से ली है, और मैं तुम्हारे शोहर को सब कुछ बता दूंगा। उसे बताऊंगा कि तुम एक गलत औरत हो, तुम हमारे घर में रहने के लायक नहीं हो। वो मुझे धमकाने लगा और अपने बेड पर तकिए से टेक लगाकर बैठ चुका था। ये सारी तस्वीरें मेरे मोबाइल में सेफ रहेंगी। मैंने उसको धमकाने के लिए कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा शोहर सब जानता है कि ये तस्वीरें मैंने अपने मोबाइल में बनाई थी और किसी भी गैर मर्द से मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरे इस बहाने पर मेरा जेठ मेरी तरफ देखकर हंसा था। लेकिन ये तस्वीरें मेरे पास कैसे पहुंची, अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। उसने अपना मोबाइल दिखाया। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए मेरे जेठ ने ये तस्वीरें हासिल की थी। ये देखकर मेरा शोहर भी यकीन ना करता। मेरी सास तो पहले ही मुझे गलत समझती थी। मैं रोने लगी, अपने जेठ की मिन्नतें करने लगी कि मेरी तस्वीर डिलीट कर दो, बदले में जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कमरे से अभी के अभी निकलो। मेरे जेठ ने मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया। मैं रोने लगी थी। मैं तो सोच चुकी थी कि तस्वीर डिलीट करने के लिए मेरा जेठ जो कहेगा मैं वो सब कुछ कर दूंगी। अगर वो मेरे साथ रात बताने की भी बात करेगा तो वो भी मैं कर चाहती। उस वक्त मेरी सोचने समझने की सारी ताकतें खत्म हो चुकी थी। मुझे दिखाई दे रहा था तो बस अपनी वो तस्वीरें जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि ये राज मेरे शोहर के सामने आए। अगर वो राज अमान के सामने आ जाता तो वो मुझे तलाक दे देता। इसलिए मैं अपने जेठ की हर बात मानने को तैयार थी, जायज और नाजायज हर तरीके की। मगर मेरे जेठ ने तो मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया था। उसे बाकी औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा होता तो वो ये खूबसूरत मौका हाथ से जाने नहीं देता। मैं कमरे में आकर रोती रही। अब मेरा जेठ मोहतात हो चुका था। मुझे तस्वीरें दोबारा डिलीट करने का मौका नहीं मिला। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की कि उसका मोबाइल लेकर मैं तस्वीरें डिलीट कर दूं, लेकिन मेरा जेठ ये मौका मुझे देता ही नहीं था। मैं हर वक्त अपने जेठ के आगे पीछे घूमने लगी, उसकी मिन्नतें करती कि मेरी तस्वीरें डिलीट कर दो, मगर हर बार वो मुझे मना कर देता और गुस्से से मुझे अपने कमरे से निकाल दिया करता। अमान की कॉल आती तो मैं गायब दिमागी से रहती। वो मुझे बार बार पूछता कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैं उसे क्या जवाब देती। एक दिन मैंने सोचा, मुझे अमान को सब सच बता देना चाहिए। ऐसे में कब तक डर डर कर जीती रहूंगी। सच्चाई तो उनके सामने आने ही थी, आज नहीं तो कल। अगर मैं ना बताती तो मेरा जेठ अमान को सब कुछ बता देता। इससे पहले मुझे अपने तरीके से ये सच्चाई अमान को ही बता देनी चाहिए। मैंने डरते हुए अमान को बताया कि अमान, मैंने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीर बनाई थी। मेरी इस बात पर वह हंसा था। कहने लगा, तो क्या हुआ, तुम्हारा मोबाइल है और मोबाइल से फोटो खींचना कोई गलत बात नहीं है। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन अमान वो तस्वीरें कुछ अलग थी। मेरा मतलब, मुझे ऐसी तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए थी। वो तस्वीरें मैंने बाथरूम में नहाते हुए बनाई थी। तो ये बात सुनकर वो भड़क उठा था। कहने लगा कि अभी के अभी वो तस्वीरें डिलीट करो, शरीफ औरतों के ये काम नहीं होते। मोबाइल तो कभी भी चोरी भी हो सकता है। तुमने इस तरीके की तस्वीर अपने फोन में क्यों रखी है? गलती से किसी के हाथ में आ गया तो तुम्हारी तो सारी तस्वीरें वायरल हो जाएंगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अमान मुझे डांट रहा था। अभी तो मैंने अमान को सिर्फ अधूरा सच ही बताया था, पूरा सच नहीं बताया था। अगर मैं ये तस्वीरें बनाने की वजह अमान को बता देती तो अभी के अभी मुझे तलाक देकर घर से निकाल देता। अब मैं खुद को कोसने लगी, काश मुझे गलत लत ना लगी होती तो आज मैं इस मुश्किल का शिकार ना होती। उधर अपने जेठ को मनाती रही, एक बार वो मेरी तस्वीरें डिलीट कर दे, आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं तौबा कर चुकी हूँ। मगर तब जेठ ने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं मुंह खोले अपने जेठ को देखती रह गई। अपने जेठ का मकसद जानकर मेरी रूह कांप उठी थी। बार बार अपने जेठ के आगे पीछे घूमना, छुप छुप कर उसके कमरे में आना जाना मेरी सास की नजर में भी आ गया था। मेरी सास के भी होश उड़े थे। बोली, बहू किन चक्करों में रहने लगी हो, हमारे घर के ऐसे रिवाज नहीं है। तुम्हारा जेठ कवारा मर्द है, उसके कमरे में बार बार क्यों जाती हो? सास की बात सुनकर मैं बुखला गई थी। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि मेरी सास ने कभी भी मुझे जेठ की जिम्मेदारी नहीं दी थी। मेरी सास अपने बेटों की जिम्मेदारियां खुद पूरी करती थी। मैंने उनसे बहाना बनाया कि मैं अपना मोबाइल ठीक करवाने चाहती हूँ, बार बार खराब हो जाता है। लेकिन मेरी सास का शक दूर नहीं हुआ था। सर झटक कर बड़बड़ाने लगी कि अमान को जल्दी ही वापस बुलाती हूँ, तुम्हारा चाल चलन अब ठीक नहीं लगता।
तुम मेरे घर का माहौल खराब कर रही हो। मैं शर्मिंदगी से नजरें झुका गई थी। सास को क्या बताती कि मैं क्या कर चुकी थी। मेरा तो जीना हराम हो चुका था। 1 महीना गुजर गया था। मेरा जेठ मुझे कमरे में बुलाता और जी भरकर मुझे ब्लैकमेल करता था। हर बार मैं उसके कमरे में जाती और रोते हुए निकलती थी। पूरा महीना इसी परेशानी में गुजर गया था। मुझे जब मौका मिलता मैं अपने जेठ की मिन्नतें करती कि अब तो मुझ पर रहम करो। मुझ पर जुल्म करते करते 1 महीना पूरा हो चुका है। मैं घुट घुट कर रोती रहती हूँ। तुम्हें मुझ पर तरस क्यों नहीं आता। मेरा जेठ नरम नहीं पड़ा था। सास भी मुझ पर शक करने लगी थी और 1 महीने बाद ही अमान वापस पाकिस्तान लौट आया। मैं अपने शोहर को देखकर पत्थर की बन गई थी। खुश होने के बजाय मेरा दिल डर से सिकुड़ गया था। मेरे शोहर हंसता मुस्कुराता मेरे पास आया तो मैं डर से सफेद पड़ गई। मैं अब वैसी नहीं रही थी जैसा वो छोड़कर गया था। मेरा सच जानकर मेरा शोहर मुझे तलाक दे देता और यही सोचकर मेरा दिल डूबता रहता। मैंने मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और मुस्कुराहट सजाई थी। मेरा दिल रो रहा था। काश मैं पहले की तरह पाक और बेदाग रहती तो अपने शोहर के आने पर मैं भी खुश हो जाती। मेरा शोहर मेरे लिए ढेरों सामान लेकर आया था। वो बोला मेरे लिए भी इतना वक्त तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल था, मगर मैं तुम्हारे और अपने फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत कर रहा था ताकि हमें कभी तंगी ना हो। वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैंने उसका इंतजार किया। मैं अमान की बात पर शर्मिंदगी से रोने लगी। मैं थक चुकी थी। खुद पर गुनाह का बोझ लादे बैठी थी जो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा गया था। मेरे रोने पर अमान परेशान हो गया। मुझसे पूछने लगा अब तो आ गया हूँ, अब क्यों रो रही हो। मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा ये तो खुशी के आंसू है। शोहर के आने के बाद भी मैं अपने जेठ से अकेले में यही कहा करती थी कि मुझ पर रहम करो, मुझे बर्बाद मत करो। मैं आम सी लड़की थी, गलती से गुनाह कर बैठी, मगर अब पछता रही हूँ। मेरा जेठ बोला कि मैं तुम्हारी सच्चाई अमान को जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर वो इतने बड़े दिल का मालिक हुआ और सब कुछ सच्चाई जानकर तुम्हें माफ कर देगा तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। कभी भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। मैं एक गैरतमंद मर्द हूँ और मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं ऐसी औरत को अपने घर में बर्दाश्त करूँ जो गैर मर्दों के अलावा मेरे भाई के सामने भी अपना आप पेश करती रही। मगर हो सकता है मेरे भाई का दिल इतना बड़ा हो और वो तुम्हें माफ कर दे। अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें कभी माफ ना करता। जेठ के मुंह से ये सुनकर मैं लड़खड़ा गई थी। पहले दिन जब जेठ के कमरे में गई तो उसी रोज से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। जब मैंने उसे वीडियो और तस्वीर डिलीट करने के लिए बोला था, जेठ ने तभी कहा था कि अब मुझे अमान का इंतजार है। मैं उसे तुम्हारे ये कारनामा जरूर दिखाऊंगा। अगर मैं खुद मोबाइल ठीक ना करता तो मुझ पर कभी भी ये राज ना खुलता कि तुम छुप छुप कर मेरे भाई की इज्जत नीलाम करती हो। मैं अपनी इस गलती पर सर पकड़ कर रोती थी। अपनी फोटो डिलीट करवाने के लिए मैंने अपने जेठ के सामने अपना आप भी पेश कर दिया था और मेरा जेठ इस ऑफर पर हक्का बक्का रह गया था। बोला तुम तो वाकई बहुत नीच हो। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ तस्वीरों तक ही रहती हो, लेकिन तुम तो अपना जिस्म भी मुझे सौंपने पर राजी हो गई। अगर तुम मेरे साथ ये काम करने को तैयार हो तो तुम किसी दूसरे मर्द के साथ भी ये काम कर सकती हो। तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। तुम एक धोखेबाज और बद किरदार लड़की हो जो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों से जिस्मानी सुकून हासिल करना चाहती है। मैंने इस डर से अपने जेठ के आगे अपना आप पेश कर दिया, मगर मेरे जेठ ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि मेरी इस हरकत पर उसने गुस्से से कहा मैं तुम जैसी औरत को छूना भी पसंद नहीं करता। मेरी मंगेतर भी बहुत हसीन लड़की थी। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। मैं भी हो गया था। मैं भी उससे प्यार कर बैठा था, लेकिन मैंने उससे मंगनी तोड़ दी थी। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लूज करैक्टर लड़की थी। उसके दूसरे मर्दों के साथ भी ताल्लुकात थे। मुझे तब से ही औरतों से सख्त नफरत है कि हाँ, भाइयों के नसीब में ऐसी ही औरतें रह गई थी। मैं अपने भाई के लिए ऐसी औरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा भाई वहाँ परदेश में तुम्हारे ऐशो आराम के लिए मारा मारा फिर रहा है और तुम यहाँ उसकी इज्जत खराब कर रही हो। जेठ ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। एक दिन जब घर के सारे लोग घर पर मौजूद ना थे, सिर्फ मेरा जेठ और अमान और मैं थी, मेरे जेठ ने मेरी सारी असलियत अमान के सामने खोल कर रख दी थी कि तुम्हारी बीवी ने फेसबुक पर एक पर्सनल अकाउंट बनाया हुआ है जिस पर ये अपना चेहरा छुपाकर अपनी सेक्सी तस्वीरें डालती है। उसके बदन को हजारों सैकड़ों अय्याश मर्द देखते हैं और इसकी फिगर की तारीफ करते हैं और गंदे गंदे कमेंट भी पास करते हैं और ये लड़की खुश होती है। मैं सर झुकाकर रोने लगी। अमान मुझे हैरानी से देख रहा था। फिर वो अपने भाई पर गुस्से से चीखा कि आप मेरी मासूम बीवी पर ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे जेठ ने मेरी आईडी खोलकर मेरे शोहर के हाथ में थमा दिया। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए जब मेरे जेठ ने मेरा मोबाइल खोला तो सारा मोबाइल चेक किया और वहां मेरी आईडी भी देख ली और उसके स्क्रीनशॉट लेके रख दिए थे।
मैं तो अपनी तरफ से आईडी डिलीट कर चुकी थी, लेकिन वो स्क्रीनशॉट सबूत थे। मैं रोने लगी, अपने शौहर से अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी कि मैं गलती कर बैठी थी। मैं अब अपनी आईडी डिलीट कर चुकी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन अम्मा ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए अपनी माँ के घर आ गई। एक छोटी सी गलती से मैं अपना घर बर्बाद कर चुकी थी। मेरी माँ ने जब सच्चाई सुनी तो उन्होंने भी मुझे ही बुरा भला कहा कि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी उसके अलावा किसी दूसरे को अपनी खूबसूरती दिखाए, और तुमने तो हद ही कर दिया। मुझे जिंदगी से नफरत हो गई थी। अमान के बिना जीने का मैं सोच नहीं सकती थी। टाइम पास के लिए वो मैं गलत हरकत कर बैठी थी कि शायद इस तरह मैं अकेलेपन का शिकार नहीं होंगी, लेकिन खुद को बर्बाद कर चुकी थी। जिंदगी से तंग आकर मैंने अपने हाथ की नस काट ली थी। मैं अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अभी जिंदगी मुझ पर मेहरबान थी। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरा शोहर मेरे सामने ही बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था। अमान के पीछे मेरा जेठ भी खड़ा हुआ था। मैं नजरें चुरा गई और आंसू बहाकर तकिए में समाने लगी। मैंने कहा, मान, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अब जिंदा भी रहूं। मैंने तुम्हारा मान तोड़ दिया, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, खुद को बहलाने के लिए गलत राह पर चल पड़ी थी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा फैसला अपनी जगह ठीक था। मुझे ऐसी औरत को तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहिए। माँ ने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगा, तुम अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत मेरे दिल में कम कर चुकी हो, लेकिन फिर भी सुहेल भैया के समझाने पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना, आगे अगर जरा से भी कोई गलती मेरी नजर में आई, वो दिन मेरी जिंदगी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं उसके इतने बड़े दिल पर मेहरबान हो गई थी। उसने मुझे माफ कर दिया था, मुझे एक मौका दिया था। अमान बाहर चला गया, लेकिन मेरा जेठ कमरे से बाहर नहीं गया था। वो मेरे बेड के पास आया, कहने लगा, फातिमा, मैंने अमान को सिर्फ तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी आईडी के बारे में बताया था। अमान को ये नहीं बताया कि तुम अपनी तस्वीरों को डिलीट करवाने के चक्कर में अपना आप मेरे सामने पेश कर चुकी थी। अगर ये सच्चाई मैं अमान को बता देता तो शायद अमान तुम्हें कभी ना अपनाता, लेकिन मैंने सच्चाई अमान को नहीं बताई है। उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे कभी ऐसी गलती नहीं करोगी। तुम्हारी सच्चाई मैंने इसलिए अमान को नहीं बताई क्योंकि आज तक तुमने जो भी किया था सिर्फ तस्वीरों तक था। इसके अलावा तुमने कभी किसी गैर मर्द के साथ कोई भी गलत ताल्लुकात नहीं बनाए थे। पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही मैंने ये सच्चाई अमान से छुपाई थी। अब तुम अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे तुम पर शक हुआ, मैं खुद सारी सच्चाई अमान को बताकर तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर कर दूंगा। मैंने अपने जेठ का शुक्रिया अदा किया था। मेरा जेठ वाकई बहुत अच्छा इंसान था। मैंने दिल ही दिल में खुदा से दुआ की थी कि इसकी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छी और वफादार लड़की आए। कुछ ही दिन बाद ठीक होकर मैं घर वापस आ गई थी। मैंने अपने सारे गलत शौक छोड़ दिए थे और पूरे जी जान से अमान और अपने ससुराल की खिदमत में लगी थी। मैं अमान को या अपने ससुराल में किसी को भी अब कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी कि लोग मेरी तरफ उंगली उठाते। अमान वाकई बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरी तमाम गलतियों को माफ करके मुझे दिल से अपना लिया था। मुझे वैसे ही प्यार दिया जिसकी मैं हकदार थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर शर्म महसूस होती है कि मैंने अपने शोहर की मजबूरी को नहीं समझा और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए गलत शौक पा लिए थे। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि लड़कियों की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है। इसे संभाल कर रखें। आपकी एक छोटी सी गलती भी आपकी इज्जत को तार तार कर सकती है। हर किसी की किस्मत में अमान जैसा सच्चा प्यार करने वाला हम सफर नहीं होता। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।